हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएन स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसी थ्योरी, अल्टरनेटिंग करेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम सब कि करेंट जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं डीसी, और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं एसी। तो इस चैप्टर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। डिफिनीशन है व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट varies in magnitude as well as direction periodically it is called alternating current। यानी कहता है वैसा करंट जिसका वैल्यू या जिसका मान और उसका डायरेक्शन जो है टाइम के साथ क्या करता है, बदलते रहता है। क्या करता है, बदलते रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है। पहला है साइन वेव। इसमें देखिएगा टाइम के साथ क्या होता है, इस करंट का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा क्या है, ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिभुजाकार शेप का। क्या होता है, त्रिभुज के जैसे शेप जो बनेगा उसको बोलते हैं क्या, ट्रायंगुलर वेव बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, टाइम के साथ इसका क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या करता है, चेंज करता है। तीसरा है स्क्वायर वेव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार का ये शेप बन रहा है। देखिए तो ये होता है स्क्वायर वेव। इसमें भी टाइम के साथ क्या करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों चेंज करता है। और चौथा है शॉर्ट टूथ वेव। इसको हिंदी में बोलते हैं आड़ी का जो दांत होता है उसके शेप का। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता है, दोनों चेंज करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग समझ गए। सो राइट डाउन। अब बात करते हैं मेरिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी ओवर डीसी। यानी अल्टरनेटिंग करंट का गुण क्या है डीसी के तुलना में। तो यहां से हम लोग बात करेंगे। पहला है ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। पहला क्या है, ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। यानी अल्टरनेटिंग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रांसमिट करते हैं तो डीसी के तुलना में इस अल्टरनेटिंग करंट का जो खर्च होगा वह बहुत कम होता है। किसके तुलना में, डीसी करंट के तुलना में। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन जो हम लोग करते हैं सो क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पर करते हैं। किस पर, हाई वोल्टेज पर। जब इस एसी करंट का ट्रांसमिशन हम लोग हाई वोल्टेज पर करते हैं तो उसमें करंट का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को वायर जो यूज करते हैं या कॉपर या एल्युमिनियम, तो इसमें क्या होता है, करंट का वैल्यू कम होने के कारण हम लोग एक पतला वायर का यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। तो इससे क्या होता है, हम लोग को कॉस्ट ऑफ द वायर कम हो जाता है, यानी खर्च उसमें लागत कम हो जाता है। इसलिए डीसी के अपेक्षा एसी जो है उसका ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है कम होता है। अब बात करते हैं दूसरा कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज।
इट मीन्स कि डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। देखिएगा, एसी का जो वोल्टेज होता है हम लोग कितना तक जनरेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कर सकते हैं कितना, 33,000 वोल्ट तक। कितना कर सकते हैं, 33,000 वोल्ट तक। वहीं पर अगर डीसी की बात करें तो डीसी वोल्टेज जो है मैक्सिमम कितना, 650 वोल्ट तक हम लोग क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो कहता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज, यानी हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं, एसी वोल्टेज, क्योंकि एसी वोल्टेज हम लोग मैक्सिमम 33,000 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं, जबकि डीसी वोल्टेज क्या होता है, 650 वोल्ट तक ही जनरेट किया जाता है। तीसरा है इजी वोल्टेज कन्वर्जन। इजी वोल्टेज कन्वर्जन, तीसरा इसका मेरिट क्या है, इजी वोल्टेज कन्वर्जन, यानी अल्टरनेटिंग करंट को सरलता से क्या किया जा सकता है, उसको वोल्टेज को हाई से लो किया जा सकता है, लो से हाई किया जा सकता है, या हाई करंट से लो करंट किया जा सकता है, या लो करंट से हाई करंट किया जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। किसके सहायता से, ट्रांसफार्मर के सहायता से हम लोग इसके वोल्टेज या करंट को क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। जबकि डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए रोटरी बूस्टर का यूज करते हैं, और वोल्टेज को कम करने के लिए प्रतिरोधक का यूज करते हैं, जो कि काफ़ी मात्रा में उसका व्यय होता है, यानी खर्च हो जाता है। इसलिए वोल्टेज या करंट को कन्वर्जन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, एसी। अगला इसका मेरिट है चौथा, सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन। सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, यानी तो इसमें बात करते हैं कि अगर एक डीसी मोटर है मेरे पास, एक है एसी मोटर, तो एसी मोटर की अपेक्षा में डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जटिल होता है, और उसका डीसी मोटर का मेंटेनेंस भी होता है, वो ज़्यादा होता है किसके तुलना में, एसी मोटर के तुलना में। इसलिए एसी मोटर का जो है कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंपल होता है। अगला बात करते हैं, अगला है इजी कन्वर्टेबल इनटू डीसी। क्या है, इजी कन्वर्टेबल इनटू डीसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट को सरलता से डीसी में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी एक अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ क्या लगाया जाता है, सिलिकॉन रेक्टिफायर, यानी SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लगा करके हम लोग इजी से एसी को क्या करते हैं, डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या, अल्टरनेटिंग करंट का क्या मेरिट था, किसके तुलना में, डीसी करंट के तुलना में, यानी डायरेक्ट करंट के तुलना में अल्टरनेटिंग करंट का मेरिट था, यानी गुण था। सो राइट डाउन। अब हम लोग जानते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू एसी, यानी एसी से संबंधित कुछ टर्म है, उसको हम लोग समझते हैं। पहला है वेव फॉर्म। क्या है, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या होता है, समझते हैं हम लोग। तो वेव फॉर्म क्या होता है, द शेप ऑफ द कर्व
the shape of the curve of the voltage or current when plotted against time as abscissa या base is called wave form। समझते हैं, कहता है क्या कि द शेप ऑफ द कर्व ऑफ वोल्टेज और करेंट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम एज अब्सिसा या बेस इज कॉल्ड वेव फॉर्म। यानी कहता है एब्सिसा यहाँ पर टाइम लेते हैं और किसके साथ, वोल्टेज या करेंट के साथ अगर एक शेप को ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन वेव लिए तो इसको क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। यानी टाइम और वोल्टेज या करंट का जो ग्राफ होता है, यानी कर्व जो ड्रॉ करते हैं, वह क्या होता है, वेव फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, वेव फॉर्म कहलाता है। तो समझ गए वेव फॉर्म क्या होता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है साइकिल। क्या है, साइकिल। साइकिल किसको बोलते हैं, तो साइकिल हम लोग यही सच समझते हैं। साइकिल क्या कहता है कि एक कंप्लीट ऑफ सेट पॉजिटिव या निगेटिव, क्या, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का एक कंप्लीट सेट होता है जो पीरियडिकली हो, यानी क्या हो, जिसका वैल्यू एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकिल। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको वन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, when a periodic wave goes through a complete set of positive और negative value is called क्या, साइकिल। क्या बोलते हैं, इसको साइकिल बोलते हैं। यानी एक अल्टरनेशन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का जो एक कंप्लीट सेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वन साइकिल हो गया। समझ रहे हैं। अब अगला टर्म है टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी एक साइकिल में क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है, जितना टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो डिफिनीशन हम लोग आते हैं, टाइम टेकन to complete one cycle of change in alternating quantity
इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इट इज डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल टी। टाइम पीरियड को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से। तो टाइम पीरियड को फिर से समझते हैं एक बार। कहता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा जो टाइम लगता है, जो समय लगता है क्या, वन साइकिल को कंप्लीट करने में, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो राइट डाउन। अब अगला टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर हम लोग क्या लेते हैं, टाइम, और ये क्या होता है, इस पर इंड्यूस वोल्टेज या करंट को लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वन साइकिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर सेकेंड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या, फ्रीक्वेंसी। यानी जितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड में, यानी वन सेकेंड में कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं क्या, जिससे स्मॉल एफ से। इट इज डिनोटेड बाय, क्या चीज से, एफ से डिनोट करते हैं। और इसका इन एसआई सिस्टम फ्रीक्वेंसी is expressed as हर्ट्ज। इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज इक्वल्स होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इक्वल्स क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। और यहां से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन आता है, एफ इक्वल्स होता है क्या, 1/t। यानी टाइम पीरियड का इन्वर्सली क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। या फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। समझ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है हम लोग कंसीडर करते हैं कितना, 50 हर्ट्ज जनरली। तो जनरली इट्स वैल्यू इज कंसीडर एज कितना, 50 हर्ट्ज। सो राइट डाउन, इसको लिख लीजिए।
अब अगले टर्म की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है समझिएगा यहाँ से। एम्पलीट्यूड होता है कि एक साइकिल में किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ये हो गया क्या? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है समझ गए। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा एक साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो इसका डिफिनीशन है, द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव which an alternating quantity attains during one cycle is called amplitude। यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब अगला टर्म है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। क्या है? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू क्या होता है यहाँ से समझिएगा कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा किसी भी क्षण का जो मान होता है, किसी भी क्षण का जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। यानी किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का कहीं भी किसी भी समय पर इसका जो मोमेंट होता है यानी क्षणिक जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या तो वोल्टेज या करंट होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी गिवन मोमेंट is called instantaneous value। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा या तो करंट या तो वोल्टेज के द्वारा किसी भी समय उसका तत्कालिक मान जो होता है, क्षणिक मान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बोलते हैं। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। अब अगला बात करते हैं पीक वैल्यू। अगला है पीक वैल्यू। क्या है? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होता है समझिएगा। पीक वैल्यू क्या होता है कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको बोलते हैं क्या? पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो यहाँ से देखिएगा पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है? ये है। सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको पीक वैल्यू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू बोलेंगे।
यानी किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है पॉइंट का, उसको क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, पिक वैल्यू। यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका पिक वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिक वैल्यू हो जाएगा। तो समझ रहे हैं। तो इसका डिफिनीशन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट या वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करेंट और वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करेंट और वोल्टेज इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन is called its peak value। समझ रहे हैं। सो राइट डाउन। अब अगला टर्म है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट और वोल्टेज चेंजेज एवरी मोमेंट। सो इट्स इफेक्टिव वैल्यू is considered in measurements and calculation that effective value is called RMS value। देखिए कहता है कि द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट और वोल्टेज चेंजेस एवरी मोमेंट, यानी अल्टरनेटिंग करेंट या वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, प्रत्येक क्षण बदलते रहता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, I1 है, यहाँ पर क्या है, I2, यहाँ पर I3 करंट हो जाएगा। देखिए प्रत्येक क्षण इसका मान क्या है, बदल रहा है। यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ दूसरा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर फिर तीसरा वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग IN तक कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए RMS वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ से RMS वैल्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट होता है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन IN का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ करेंट। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस करेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू। यानी कह सकते हैं कि अलग अलग इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्क्वायर करके रूट ओवर कर देंगे, अपॉन में जितना इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकलेगा, RMS वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा, RMS वैल्यू। समझ रहे हैं। तो RMS वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग करेंट के लिए RMS वैल्यू लिखेंगे। तो IRMS इक्वल्स क्या हो जाएगा, IRMS इक्वल्स होता है 0.707
मल्टीप्लाई आई मैक्स, यानी मैक्सिमम करेंट का 0.707 टाइम्स क्या होता है, आरएमएस करेंट होता है। और बात करें वी आर एम एस, तो ये होता है 0.707 वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज का क्या होगा 0.70 टाइम्स क्या होगा वी आर एम एस होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला टर्म है एवरेज वैल्यू। क्या है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है जानते हैं। यहाँ से पता है कि हाफ साइकिल में क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो एवरेज होता है उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। किसका, इंस्टेंटेनियस का। हाफ साइकिल में जो इंस्टेंटेनियस का जो एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो एवरेज होता है वही क्या होता है, एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस value in half cycle of alternating current और voltage, is called एवरेज वैल्यू। क्या, एवरेज वैल्यू। तो इसको लिखते हैं आई एवरेज इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन IN तक अपॉन में क्या n, क्या लिखते हैं n। तो हो गया क्या, एवरेज करें। आई एवरेज इक्वल्स होता है 0.637 आई मैक्स होता है। क्या, मैक्सिमम करेंट का 0.637 टाइम्स क्या होता है, आई एवरेज होता है। और यहाँ से ई एवरेज इक्वल्स होता है 0.637 ई मैक्स होता है। क्या होता है, ई मैक्स होता है। इसको लिख लीजिए। अब अगला है पीक फैक्टर। इसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर। क्या, क्रिस्ट फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। तो क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है, तो पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर इक्वल्स होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन इफेक्टिव वैल्यू होता है। पीक फैक्टर इक्वल्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन क्या, इफेक्टिव वैल्यू। तो पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर क्या कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपॉन क्या, इफेक्टिव वैल्यू। तो इसको क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। अब दूसरा आता है फॉर्म फैक्टर। क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल्स होता है इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। यह क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल्स होता है।
तो यहाँ से समझ गए पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर इक्वल्स होता है मैक्सिमम वैल्यू बटा क्या इफेक्टिव वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर इक्वल्स होता है क्या इफेक्टिव वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। सो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।